नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। अखिल गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। भारत बनाम इंग्लैंड, अब जो 5वां टेस्ट है अब वो खेला जाएगा धर्मशाला में। अब लेकिन ये मैच इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक साखी लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ टीम इंडिया विनिंग मोमेंटम के साथ जाएगा। तो इसमें सबसे पहला सवाल तो अखिल जी आपसे ये है कि इंग्लैंड की टीम क्या बाउंस बैक कर पाएगी इस मैच में? यार धर्मशाला में मैच है, इसलिए मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि इंग्लैंड की टीम बाउंस बैक भी करेगी और हो सकता है कि मैच भी जीत जाए यार, क्योंकि धर्मशाला की कंडीशन पूरी तरीके से इंग्लैंड के फेवर में है फिलहाल। बिल्कुल फेवर में है, तो इसलिए हम चर्चा भी करेंगे आज कि टीम इंडिया की ताकत क्या है और कमजोरी क्या है। लेकिन जो सामने ओपोनेंट है उसकी भी कुछ अच्छी बातें हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जो सिंगल हैंडेडली आपको मैच जिता के दे सकते हैं। तो इसमें पूरा हम चर्चा करेंगे इसमें। लेकिन सबसे पहला जो सवाल मेरे दिमाग में आता है अखिल जी, आप 2 या 3 ऐसी चीजें बता दीजिए जो टीम इंडिया की सबसे बड़ी कहते ना स्ट्रेंथ है। क्या लगता है आपको यार धर्मशाला मैच को लेके? जी बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह की वापसी, क्योंकि 3 मैचों में 17 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं, उप कप्तान है यार। और जिस तरह की कंडीशन धर्मशाला में बुमराह को मिलेंगी, मैं कहूंगा टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बुमराह होने वाले हैं। उसके बाद यशस्वी जायसवाल, उनके सामने किसी भी गेंदबाज को आप ले आओ, कोई भी कंडीशन हो, वो जैस बॉल खेलेगा, वो कमाल की पारी में खेलेगा। 655 रन ऑलरेडी बना चुके हैं, उनके निशाने पर है फिलहाल टारगेट 700। वो चाहेंगे कि 700 प्लस रन इस सीरीज में हो जाए। दूसरी प्लस पॉइंट हमारा जायसवाल है। तीसरा प्लस पॉइंट हमारा रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि अपना 100वां मैच खेलेंगे धर्मशाला में, 100वां मैच खेलेंगे, इतना जबरदस्त उनका अनुभव है। और संभावित प्लेइंग 11 आपको बता देते हैं: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, पाटीदार या पडिक्कल में कोई एक, सरफराज खान, विकेट कीपर ध्रुव जुरेल, जडेजा, आर अश्विन, कुलदीप या आकाशदीप में कोई एक, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। बिल्कुल, ये पॉसिबल प्लेइंग 11 वैसे हो सकती है टीम इंडिया की। अच्छा, हमारे साथ चिराग सुखीजा भी है न्यूज रूम से। चिराग, आपको क्या लगता है ये प्लेइंग 11 जो हम पॉसिबल दिखा रहे हैं, जिसमें पाटीदार वर्सेस पडिक्कल और आकाशदीप वर्सेस कुलदीप, क्या लगता है आपको यही प्लेइंग 11 होगी या इसमें 1 या 2 चेंज हो सकते हैं? देखिए, जो सबसे पहला सवाल आपने पूछा है पाटीदार वर्सेस पडिक्कल, ये सवाल तो मतलब अब उससे भी बड़ा हो गया है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। वो एक समय था जब पूछते होते थे कि क्यों मारा था। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि पाटीदार या फिर पडिक्कल कौन खेलता हुआ नजर आएगा। अब ज्यादा चांसेस तो यही है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल को डेब्यू का मौका मिल सकता है। लेकिन मैं पर्सनली लगातार इस चीज के फेवर में रहा हूँ कि आप रजत पाटीदार को एक और चांस दे दीजिए, क्योंकि आखिरी मैच है ये सीरीज का, और एक मैच और आप रजत पाटीदार को दे दीजिए। क्या पता वो फॉर्म में लौट आए, और आपको देवदत्त पडिक्कल से एक मैच में अगर आप बल्लेबाजी करवा भी लेंगे तो ज्यादा कुछ उनके लिए भी शायद सही नहीं होगा, क्योंकि एक मैच के बाद फिर टेस्ट मैचेस जो है वो काफी लंबे समय के बाद आपको खेलने हैं। तो इसलिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि रजत पाटीदार को एक और चांस देना चाहिए। और दूसरी जो चीज आपने कही कि आकाशदीप या फिर कुलदीप, अब अखिल जी ने वो लाइव शुरू होते ही सबसे पहले एक बात बोली थी कि सबसे बड़ी जो टीम इंडिया की कमजोरी है वो धर्मशाला का मैदान ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है कंडीशंस इंग्लैंड के फेवर में जाती हुई जरूर दिखाई देंगी। काफी दिनों से वो गर्मी महसूस कर रही थी जो इंग्लैंड की टीम, वो धर्मशाला में नहीं करेगी। एक तो मौसम पहले ही बहुत ज्यादा ठंडा है वहां पर, और उसके ऊपर से अब लगातार बारिश भी हो रही है, ओवरकास्ट कंडीशंस बनी हुई हैं। अब जब ओवरकास्ट कंडीशंस बनी हुई हैं तो सामने वाली टीम तो 3 पेसर्स के साथ उतर सकती है, और उनके तीनों पेसर्स ही ऐसे हैं कि एक से बढ़कर एक, कोई भी किसी को भी आप कम नहीं आंक सकते। और उनके पास जेम्स एंडरसन है जो कि किसी भी वक्त टीम इंडिया को मुश्किल में डाल सकते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें, अब आपको उसको काउंटर करना है तो फिर आप आकाशदीप को शायद बाहर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि पिछले मैच में कमाल का डेब्यू रहा था आकाशदीप का। तो ऐसे मेरे हिसाब से चांसेस यही लग रहे हैं मुझे कि कुलदीप यादव को शायद बाहर बैठना पड़ सकता है, और इंडिया की टीम भी 3 पेसर्स के साथ खेलती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, यानी कि एक बात तो अखिल भाई, ये जो हमारे चिराग सुखीजा जी ये चाहते हैं रजत पाटीदार एक मैच और खेले। वो आरसीबी प्रेम बोल रहा है। अच्छा, आरसीबी प्रेम बोल रहा है, ऐसा भी लेकिन चाहता है कि पाटीदार खेले। अच्छा, हम आपको ये दिखा भी देते हैं स्टैट्स वैसे रजत पाटीदार की सीरीज में रहे क्या है, क्योंकि 3 मैच उन्होंने खेले हैं इस सीरीज में, और तीनों में अगर एक इनिंग छोड़ दें जिसमें वो डेब्यू किया था उस फर्स्ट इनिंग में, पहली पारी, हाँ, उसमें बड़ा अच्छा वो दमखम दिखाया था उन्होंने। ये हम स्टैट्स भी आपको दिखा रहे हैं। 3 मैचों में सिर्फ 63 रन है और 10 की एवरेज है अखिल जी। 50 और 100 तो भूल जाइए, 0-0 है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उनको उसके बाद भी बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया यार, ग्रेड सी में उनको रखा गया है, यानी कि सालाना 1 करोड़ रुपए तो कहीं नहीं गए। लेकिन फिर भी पाटीदार के लिए शुरुआती 3 मैच काफी निराशाजनक रहे। खुद भी वो परेशान होंगे कि यार मैं क्या कर बैठा हूं, मैंने इतना अच्छा मौका मिला था, दोनों हाथों से, आप कहते हैं ना ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स, वो दोनों हाथों से उस मौके को ग्रैब नहीं कर पाए। लेकिन एक शायद प्रेशर उनके ऊपर था मोनू, पहले ही मैच से था, मतलब दूसरे मैच से जब से उन्होंने खेलना शुरू किया, कि अगर कल को केएल राहुल आ गए,
अगर कल को विराट कोहली भी आ गए तो मेरी जगह का क्या होगा, मैं 100 मार लूंगा, मैं 200 मार लूंगा, क्या पता मुझे फिर भी बाहर बैठना पड़े। तो शायद ये कहीं ना कहीं प्लेयर के माइंडसेट में रहता होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमारा इतिहास रहा है। करुण नायर 300 मारने के बाद बाहर हो गए, मनोज तिवारी 100 मारने के बाद बाहर हो गए, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं और ये कहीं ना कहीं प्लेयर के शायद दिमाग में चल रहा होगा। बिल्कुल चल रहा होगा, लेकिन एक बात तो मजे की ये भी है ना कि यार देखिए, रजत पाटीदार के 3 मैचों में 63 रन हैं। आपने बताया कि हम रजत पाटीदार के साथ जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों का यही मानना है कि पड्डीकल अगर इस टीम में आएंगे तो एक लेफ्ट हैंडर हैं, उनका अगर वो आते हैं तो वैसे भी एक कहते हैं लेफ्ट हैंडर की टीम इंडिया को जरूरत भी है। मैं तो पड्डीकल के साथ जाऊंगा, सबके अपने अपने व्यूज हैं। आपको मुझे नहीं पता आप किसके साथ जाओगे, रजत पाटीदार या फिर पड्डीकल? नहीं, मैं भी पाटीदार के साथ ही जाऊंगा। मैं तो खैर पहले से बोलते आ रहा हूँ, चिराग भी बड़े टाइम से बोल रहे हैं बात, क्योंकि पाटीदार को मौका मिलना चाहिए और सिर्फ एक मैच बात है यार, आप एक मैच के दम पर उसको बाहर नहीं करोगे और पड्डीकल को लेके भी नहीं आओगे कि यार ठीक है एक मैच हम सीरीज तो जीत चुके हैं, चलो आपको आजमा लेते हैं, लेकिन आप पाटीदार के साथ फिर गलत करोगे। भले ही उस खिलाड़ी ने 6 पारियों में अपने आप को जस्टिफाई नहीं किया, निखर कर सामने नहीं आए, लेकिन आप ये भी देखिए आप सीरीज जीत चुके हैं। यहाँ पर आप एक दाव लगा सकते हैं, एक युवा खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप उसको ड्रॉप करेंगे ना तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत टूट जाएगा। अभी आईपीएल भी आने वाला है, उनको तो माना जा रहा है अगर अच्छा परफॉर्मेंस आईपीएल में कर गए, क्या पता T20 वर्ल्ड कप भी खेल लें, क्योंकि सबको पता है सिलेक्शन का पैमाना आईपीएल है। अगर आईपीएल में अच्छा कर गए वर्ल्ड कप भी खेल जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं यार धर्मशाला में पाटीदार को एक मौका मिले, क्योंकि बीते 2 साल में इस खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में बहुत रन बनाए हैं। बिल्कुल। अच्छा चिराग, हमने बात की है वीक लिंक जिसकी हम बात कर रहे हैं, रजत पाटीदार फिलहाल ये एक टीम इंडिया के लिए एक वीक कड़ी है, लेकिन इसके अलावा आपको क्या ऐसा लगता है जो इंग्लैंड से टीम इंडिया में अलग आपको नजर आती है? ऐसी क्या क्या बातें हैं आपको लगता है इस टीम में? बिल्कुल मोनू, वो भी बताऊंगा मैं पहले, लेकिन आप ना रजत पाटीदार के स्टैट्स बहुत दिखाते हो। जब भी आप लाइव करते हो ना, आप हमेशा कहते हो कि रजत पाटीदार के स्टैट्स दिखाइए। 6 पारियां हैं, 60 रन के करीब उनका है, 10 का औसत है। आप कभी भी जॉनी बेयरस्टो के आंकड़े नहीं दिखाते। और जब मैं पूछता हूं आपसे बार बार कि जॉनी बेयरस्टो के आंकड़े दिखाइए, उनकी तो 8 पारियां हैं, उन्होंने तो 8 पारियों में रन नहीं बनाए, तब आप कहते हैं नहीं नहीं यार वो तो अच्छा खिलाड़ी है, उसको तो मौके मिलने चाहिए, इंग्लैंड की टीम बैक करती है। तो जब इंग्लैंड की टीम किसी खिलाड़ी को बैक करती है तो इंडिया टीम क्यों नहीं बैक करे? और जो दूसरा सवाल आपने पूछा है कि क्या अलग है इस बार, वो इंटेंट जो मैं बार बार कहता आ रहा हूं टीम इंडिया की, कि आपको परिस्थितियों के हिसाब से अपना गियर भी चेंज करना पड़ता है। आपको जब पता है कि अब हमें इस सेशन को एक्सेलरेट करना है तो उस हिसाब से टीम इंडिया एक्सेलरेट भी करती है। और जिस सेशन में लगता है कि नहीं अब 10-15 ओवर हमें टिक के खेलने की जरूरत है, अभी 1-2 विकेट्स गिरे हैं, तो ये चीज जो है इंडिया को काफी ज्यादा अलग बना रही है इंग्लैंड से। इंग्लैंड का अप्रोच सेम ही रहता है, अगर 1 विकेट गिरा या 1 विकेट नहीं भी गिरा तब भी उसी रन रेट के साथ रन बनाने की तरफ देखते हैं, और अगर विकेट गिर जाते हैं 3 या 4 तब भी उसी तरीके की इंटेंट, उसी तरीके का अप्रोच रहता है इंग्लैंड का। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहिए इंग्लैंड की टीम को। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं रजत पाटीदार वीक लिंक जरूर है टीम इंडिया के लिए, लेकिन यहां पर धर्मशाला की पिच जो है ना वो भी कहीं ना कहीं टीम इंडिया के फेवर में मेरे हिसाब से जाती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि तेज गेंदबाजों को यहां पर ज्यादा मदद मिलेगी, स्पिनर्स को मदद जरूर मिलेगी, क्योंकि इंडिया में आप कहीं भी टेस्ट मैच अगर खेलें तो स्पिनर्स को जरूर मदद मिलती है। लेकिन वो जो हम पहले 4 टेस्ट मैचेस में हम देख रहे थे कि पहले सेशन में, दूसरे सेशन में स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, ऐसा कुछ शायद यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। यहां पर आपको दूसरे, तीसरे, चौथे दिन जब आप गेंदबाजी करेंगे तब कहीं ना कहीं स्पिनर्स को मदद मिलती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत इंडिया के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बिल्कुल। वैसे अगर धर्मशाला टेस्ट की बात करें तो अब तक धर्मशाला में सिर्फ एक ही मैच खेला इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें इंडिया 8 विकेट से जीत गया था, लेकिन उस मैच में शतक नहीं आया था। क्या टीम इंडिया के इस बार बैट्समैन, खासकर ऐसा कौन बैट्समैन होगा खिलजी जो 100 बनाएगा? यार धर्मशाला में 100 बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीमिंग कंडीशंस हैं, कभी गेंद अंदर आएगी कभी बाहर जाएगी, और इंग्लैंड भी 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकता है। तो ऐसे में कौन आपको लगता है बैट्समैन 100 आएगा? नहीं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शुभमन गिल का धर्मशाला में 100 आने वाला है। शुभमन गिल वो खिलाड़ी होंगे जो धर्मशाला में भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक ठोकेंगे, क्योंकि सीमिंग कंडीशन है और वो खिलाड़ी स्पेशल ट्रेनिंग भी ले रहा है। पीसीए स्टेडियम में उन्होंने काफ़ी डिफरेंट ट्रेनिंग की, अन्य खिलाड़ियों से अलग। वो अकेले पीसीए स्टेडियम में पहुंचे, काफ़ी पसीना बहाया। मुझे उम्मीद है कि वो उसका शतक आएगा। और अभी तक इन सीरीज में परफॉर्मेंस देख लीजिए, 8 पारियां, 342 रन, ऑलमोस्ट 49 का स्ट्राइक रेट, 1 शतक, 1 अर्धशतक, और ये दोनों ही पारियां चौथी पारी में आई उनकी, शतक और अर्धशतक। फॉर्म में आ चुके हैं शुभमन गिल, तो फॉर्म को लेकर कोई दोहराए नहीं है। मुझे लग रहा है शतक आ रहा है गिल के बल्ले से।
बिल्कुल, लेकिन चिराग दूसरी तरफ अगर आप इंग्लैंड की बात करेंगे तो इंग्लैंड में कोई ऐसा आपको थ्रेट लगता है जो इंडिया को परेशान कर सकता है, या बैट्समैन देखिए जो रूट फॉर्म में आ गए 100 बनाने के बाद, जो रांची में उन्होंने 100 बनाया था, तो क्या लगता है कि जो रूट खतरा तो नहीं इंडिया के लिए? नहीं चिराग, इस बात का जवाब दो उससे पहले मैं बोलता हूँ कि फॉर्म में ओली पॉप भी थे 196 किए थे ना, तब मोनू चहल ही थे चिराग, आपको याद होगा कि अब पूरी सीरीज में ओली पॉप इंडिया को परेशान करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि एक पारी पे आधार पर आप ये मत बोला करो कि प्लेयर फॉर्म में आ गया या प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है यार। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ ना अखिल कि मोनू कह रहे हैं कि जो रूट ने शतक क्यों बनाया था, क्योंकि हमारे पास जसप्रीत बुमराह नहीं था चौथे टेस्ट में। अब जसप्रीत बुमराह जब वापस आ गया तो मेरे हिसाब से जो रूट उतना बड़ा थ्रेट होंगे नहीं यहाँ पर। और टीम इंडिया भी इस चीज को देख रही होगी ना कि धर्मशाला की विकेट कैसी। अब आज टीम इंडिया पहुंची है धर्मशाला के मैदान पर, वहां पर हालांकि बहुत तेज बारिश हो रही थी अब जब टीम इंडिया पहुंची है, और प्रेडिक्शन ये भी बताई गई है कि कल भी वहां पर बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से 4 मार्च यानी कि सोमवार को जो दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशंस थे, दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशन कैंसिल कर दिए गए हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा था पहले कि ये ऑप्शनल ट्रेनिंग, तीनों दिन में से किसी भी दिन ऑप्शनल ट्रेनिंग नहीं है, तीनों के तीनों दिन खिलाड़ियों को आना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन उस 3 दिन में से जो पहला दिन था वो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं उसमें प्रैक्टिस जो है वो कैंसिल कर दी गई है। और ये चीज भी देखनी होगी कि जो तीनों दिन का प्रैक्टिस का शेड्यूल आया था, 2 दिन उसमें से इंडिया को सुबह प्रैक्टिस करनी थी, एक दिन जो बीच में जो मंगलवार का दिन था वहां पर टीम इंडिया को शाम में प्रैक्टिस करनी थी। ये चीज किस लिए की जाती है, ताकि आपको दोनों समय के कंडीशंस का पता चल जाए कि सुबह किस तरीके का मौसम रहता है, पिच किस तरीके की रहती है, कंडीशंस किस तरीके की रहती हैं, और दूसरी तरफ शाम को किस तरीके की कंडीशंस रहती हैं, क्या वेदर फोरकास्ट रहता है, उस हिसाब से इसी तरीके का शेड्यूल बनाया गया था। लेकिन इसमें से एक दिन अगर आपका माइनस हो जाता है तो कहीं ना कहीं परेशानी दोनों टीम को ही आने वाली है। लेकिन धर्मशाला पहुंचकर ये टीम एक्सेस जरूर कर रही होगी कि कितना यहां पर मदद मिलेगी गेंदबाजों को, किस कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग जा सकते हैं। रोहित शर्मा के लिए कहते हैं ना वो कि सरदर्द जरूर है, लेकिन अच्छा सरदर्द है ये, क्योंकि जो बैकअप भी है आपके पास वो भी अच्छे खासे बैकअप है। बस वो अगर आप पूरी टीम को देखेंगे तो केएस भरत को अगर आप छोड़ दे तो बाकी फिर टीम ठीक ठाक नजर आती है। बिल्कुल, लेकिन एक बात तो है अखिल, जो अभी चिराग ने जो अपडेट दी है वेदर को लेकर, और कहते हैं बारिश का साया इस मैच पर हो सकता है, तो ऐसे में किसके टीम के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं? अगर आप पेस बैटरी देखोगे तो दोनों टीमों में देखिए वहां पर जेम्स एंडरसन होंगे जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ओली रॉबिन्सन इस टीम में आ गए हैं, मार्क वुड भी इस टीम में हैं। तो इंडिया वर्सेज इंग्लैंड अगर हम देखें तो पेस अटैक किसका बेटर होगा? इंडिया कहीं मैं पेस अटैक बेटर कहूंगा मनु, क्योंकि वो टीम सीरीज भी हार चुकी है। इंग्लैंड पूरी तरह से बैकफुट पर है और कंधे झुके हुए हैं उस टीम के। यार कोच का कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, आप बेसबॉल लगातार खेले जा रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं, तो भले ही उनके पास एंडरसन हो, लेकिन शुरुआती 3 टेस्ट मैच में भी तो एंडरसन थे, तब उन्होंने क्या कर लिया, तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और आप ये भी नहीं कह सकते कि स्पिन ट्रैक था, रैंक टर्नर आपको मिला है। तीनों शुरुआती 3-4 टेस्ट मैच हुए हैं वहां पर इस तरह का विकेट नहीं था, अच्छा विकेट था वहां पर, तेज गेंदबाजों के लिए भी मदद थी। बुमराह का सबसे बड़ा एग्जांपल है, 3 मैचों में 17 विकेट लिए हैं। राजकोट में जब सिराज ने 4 विकेट लेके दिखाए थे पहली पारी में, आकाशदीप ने रांची में 3 विकेट लिए, तो ये तो कहना गलत होगा कि रैंक टर्नर मिला है या स्पिन विकेट था। यहाँ पर तेज गेंदबाजों ने कुछ नहीं किया शुरुआत में भी इंग्लैंड के लिए। मैं भी कहूँगा इंडिया का पेस अटैक बहुत ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बेटर है। जैसे वैसे हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, तो फैंस भी हैं, क्रिकेट फैंस जो चर्चा करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने अखिल जी क्या किया, एक नया सेगमेंट लेके आए हैं, वो फैंस के लिए है। तो एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और हमें आप भेजिए, और उसके बाद हम आपका जो सवाल है, जो आपकी राय है इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को लेकर, वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए आपका सवाल आपकी जुबानी दिखाएंगे हम। भेजिए इस नंबर पर 9643524676 पर। और बड़ा अच्छा लगता है जब सवाल पूछते हो सीधे पूछते हैं, क्योंकि अखिल जी होता ये है कई बार की कमेंट्स तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप सीधे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं हमसे। तो आज देखते हैं किसने हमसे सवाल पूछा है लाइव सेशन में। मेरा नाम बीके मोंगा है। मेरा ये विचार है कि धर्मशाला टेस्ट में देवदत्त पाटिकल को मौका देना चाहिए, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है, मिडिल ऑर्डर में उसकी ज़रूरत है। मेरा नाम बीके मोंगा है। मेरा ये विचार। वीके जी देखिए बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, उन्होंने पूछा कि देवदत्त पडिक्कल को टेस्ट में मौका मिलना चाहिए। अखिल जी क्या लगता है आपको? यार अब जो स्टैट्स तो खैर पाटीदार के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन
मैं तो फिर यही कहूँगा कि पाटीदार को ही आप मौका दें, लेकिन देवदूत पडिक्कल लगातार अच्छा करते आए हैं। अगर उनको डेब्यू का मौका मिलता है तो इस युवा खिलाड़ी के लिए वाकई में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि डोमेस्टिक में लगातार रन बनाए हैं। रणजी की बात कर लीजिए या फिर इंडिया ए की बात कर लीजिए, साउथ अफ्रीका ए गए, वहाँ पे शतक ठोक दिया, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेले, वहाँ पे शतक ठोक दिया, बीच में कर्नाटका के लिए खेले, वहाँ पे भी शतक ठोक दिया। तो फॉर्म तो ज़बरदस्त है। और आपके पास लेफ्ट हैंडर भी एक ही है पूरे बैटिंग ऑर्डर में, केवल रविंद्र जडेजा, जिसका हमने उदाहरण भी देखा रांची में, राजकोट में उनको ध्रुव जुरेल से, सरफराज खान से पहले बैटिंग के लिए प्रमोट किया गया, क्योंकि आपको एक लेफ्ट हैंडर चाहिए था। यशस्वी जायसवाल टॉप में ओपनिंग कर रहे हैं, लगातार अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जायसवाल के बाद कौन है? कोई भी नहीं है। आपको जड्डू की जरूरत थी, उन्होंने अच्छा करके दिया, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि पडिक्कल को एज ए लेफ्ट हैंडर आप कंसीडर करें, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि शायद पाटीदार को एक और चांस देना चाहिए। एक और चांस देना चाहिए, लेकिन चांस से याद आ रहा है यार, अखिल जिनके पास अब लास्ट चांस है इंग्लैंड के पास, तो इंग्लैंड इस मैच को लेकर बड़ा उत्सुक होगा, क्योंकि बेन स्टोक्स एंड कंपनी के ऊपर सवाल भी उठे हैं कि भाई जब से बेसबॉल आया तो ये जीतते आ रहे थे, लेकिन इंडिया में जैसे ही आए तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है बेसबॉल की। लेकिन अब चिराग, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो इन्होंने पहला मैच जीता था सीरीज का, वो अटैकिंग क्रिकेट खेल के जीता था, जिसमें ओली पोप ने 196 बनाए थे। अब इनकी प्लानिंग क्या होगी धर्मशाला में, क्योंकि सीमिंग कंडीशंस हैं और ऑन द राइज मारना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये टीम तो बेसबॉल तो उड़ा के खेलने वाला गेम है। तो जैसे हरियाणा में नहीं कहते हैं, हरियाणा रोडवेज बस में अगर आप सफर करते हो, वहां लिखा होता है भाई ये तो नुएं चाल लगी, तो ये क्या इनकी बेसबॉल ऐसी ही चलेगी या फिर इस पर थोड़ा रोक लगेगा? देखिए मोनू, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा, सबसे पहला हैदराबाद में टेस्ट मैच खेला गया, वहां पर जीत मिली थी ये तेज गति से रन बनाने की वजह से ही मिली थी। उसके बाद जो 2 टेस्ट मैचेस खेले थे उन्होंने, एक वाइजैग में, एक राजकोट में, वहां पर भी वही अप्रोच इंग्लैंड के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आई, और उसी वजह से, उसी बेसबॉल की वजह से शायद इंग्लैंड को हार का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन रांची में जो अप्रोच थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बदली हुई नजर आई थी। वो जो बेसबॉल था, वो सबसे पहले जो रूट ने थोड़ा सा कम करने की कोशिश की, बेन फोक्स ने कम करने की कोशिश की, बेन स्टोक्स ने भी कम करने की कोशिश की, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं इस विकेट पर बाउंस अच्छा है, यहां पर आपको रन्स लगातार बनाते रहना पड़ेगा यहां पर। और जब हम बात करते हैं ना कि पेसर्स को विकेट मिलते हैं, नई गेंद से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो शुरुआत में इंग्लैंड की टीम का मजबूत पक्ष क्या है कि जो ऊपर के टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं, चाहे आप बेन डकेट की बात कर लीजिए, चाहे जैक क्रॉली की बात कर लीजिए, चाहे ओली पॉप की बात कर लीजिए, वो जो रन्स आए थे वो वहीं से ही आ रहे थे। अब यहां पर बाउंस अच्छा है इस विकेट पर, और शुरुआत में जो चीजें हैं वो आपको मिलती हुई नजर आएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अप्रोच शुरुआत में वही रहेगी, और अगर शुरुआती पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है, जो होती भी रही है इंग्लैंड के लिए, तो फिर मेरे हिसाब से इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगी। धर्मशाला का मौसम, धर्मशाला की कंडीशंस मेरे हिसाब से इंडिया के फेवर में नहीं जाएंगी, इसीलिए ये टेस्ट मैच काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाला है टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल, खैर देखिए तो वक्त ही बताएगा किसके लिए मुश्किल किसके लिए आसान, क्योंकि ये टेस्ट मैच वाकई बड़ा खास होगा, क्योंकि सीमिंग कंडीशंस में बैट्समैन का रियल टेस्ट होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा कॉन्टेस्ट हो दोनों टीमों के बीच। लेकिन अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।